खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां बीते 2 दिन पहले सड़क दुर्घटना में घायल मंडोली निवासी अमन शर्मा की डॉक्टर की लापरवाही के कारण मौत हो गई। आपको बता दें कि गाजियाबाद में एक तेज गति से आ रहे शराब नशे में धुत ट्रक चालक ने सड़क किनारे खड़े 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिजनों ने पास के एमएमजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि ये पुलिस केस है और जब तक पुलिस एफआईआर नहीं दिखाएगी हम इलाज नहीं करेंगे। इस दौरान कुछ देर बाद घायल युवक की इलाज के अभाव में जान चली गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने मौके पर हंगामा किया और अगले दिन अस्पताल प्रशासन ने अपनी लापरवाही से हुए मौत पर पर्दा डालने के लिए अगले दिन 4 घंटे तक ओपीडी को बंद रखा है। पुलिस ने डॉक्टर के पक्ष में कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। ये पूरा मामला यूपी के गाजियाबाद से है। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक युवक की जान गई है। हैरानी की बात यह है कि 2 पुलिस थाने के चक्कर में युवक इलाज के अभाव में तड़पते तड़पते उसने दम तोड़ दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, ये पूरा मामला कहा जा रहा है कि इलाज के अभाव में युवक की जान चली गई। घायल युवक 40-45 मिनट तक इलाज के लिए तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल का ये कहना था कि ये पुलिस केस है और हम इलाज तब तक नहीं करेंगे जब तक पुलिस वाले आके एफआईआर नहीं दिखाते हैं। आकाश, क्या ज्यादा जानकारी ये सब बताएं आप हमें। देखिए, देर रात का मामला है, पायोल थाना क्षेत्र का ये मामला था और उसके बाद युवक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एमएमजी हॉस्पिटल है वो कोतवाली थाना क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए पुलिस का दोनों पुलिस के विभाग आपस में चलता रहा और सरकारी हॉस्पिटल में उन्होंने देर कर दी और जो युवक है वो काफी देर तक बाहर रहा। उसके बाद डॉक्टरों ने इलाज चालू किया। इसी लापरवाही से युवक की मौत हुई है। जी बिल्कुल आकाश, दोनों ही थाने में किसी भी पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई हो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि जो पीड़ित है जिसकी मौत हुई है उसकी जो ट्रक वाला था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरी जांच की जा रही है। उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या पूरा मामला था। जी आकाश, इसमें हैरानी की बात यह है कि युवक की मौत के बाद अगले दिन 4 घंटे तक ओपीडी को बंद रखा गया। कहना यह था कि हंगामा किया गया है। हालांकि जाहिर सी बात है कि हंगामा हुआ है, लेकिन लापरवाही की वजह से मौत हुई और मौत पर पर्दा डालने के लिए डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। ये कैसे भगवान है? देखिए, हालांकि देखिए कोरोना काल में भगवान का रूप कहा गए हैं, लेकिन इसके बाद ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लापरवाही। उसके बाद ही डॉक्टरों ने और परिवार जो वहां पर लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है कोतवाली थाने में, जी, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस डॉक्टरों का कहना है कि इन्होंने हमारे साथ मारपीट की और तोड़फोड़ की। ये तो जी बिल्कुल आकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये पूरा मामला बीते रात की गाजियाबाद, जहां बीते 2 दिन पहले सड़क दुर्घटना में घायल मंडोली निवासी अमन शर्मा की डॉक्टर की लापरवाही के कारण मौत हुई। हम ऐसा आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब युवक घायल था, उसकी सांसें चल रही थी, उस दरमियान पास के ही एक जिला अस्पताल एमएमजी में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर ने इलाज करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि ये पुलिस केस था। पुलिस केस का हवाला देते हुए डॉक्टर अपनी मनमानी करते रहे इलाज को लेकर। कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी लापरवाही है वो इस केस में साफ तौर पर देखा जा रहा है। आप परिजनों को देख सकते हैं किस तरीके से ये बुजुर्ग महिला पुलिस वालों के पैर छूते हुए नजर आ रही है। हालांकि पीड़ित पक्ष का इसमें यह भी कहना है कि एफआईआर दर्ज करने से भी पुलिस वाले मना कर रहे थे। सिर्फ एक खाना पूर्ति करने के लिए कागज में लिखित तौर पे चीजें दी जा रही थी, लेकिन जब युवक की मौत हो गई तब जाकर पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज किया। गाजियाबाद पुलिस, साहिबाबाद पुलिस और घंटाघर पुलिस, ये 2 पुलिस आपस में इनका पूरा ये मामला सामने आता है। युवक की मौत हो जाती है, परिजन हंगामा भी करते हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि हंगामा के बाद, मौत के बाद पुलिस प्रशासन और
डॉक्टर अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए 4 घंटे तक ओपीडी को बंद रखते हैं और नतीजा ये होता है कि 4 घंटे ओपीडी बंद रखने के बाद जो और भी तीमारदार हैं, परिजन के तीमारदार हैं, वो इलाज के लिए परेशान होते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी के मुख्यमंत्री अजय कुमार लल्लू ने प्रदर्शन के दौरान आबकारी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। मौजूदा सरकार की कार्रवाई पर उन्होंने सवाल उठाया है। मौजूदा सरकार आबकारी अधिकारी का स्थानांतरण कर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। अजय कुमार लल्लू ने आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी लखनऊ से आपके टीवी स्क्रीन पर। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी के मुख्यमंत्री से मांग किया गया है। अजय कुमार लल्लू ने प्रदर्शन के दौरान आबकारी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। मौजूदा सरकार ने आबकारी अधिकारी का स्थानांतरण कर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की। आबकारी मंत्री के इस्तीफा की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया। एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से ही सामने आ रही है, जहां सरकार ने निजी अस्पताल में वैक्सीन की कीमत तय की। सबसे कम कीमत में मिलेगी कोविशील्ड। कोवैक्सीन के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे। कोविशील्ड के लिए 780 रुपए और कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपए देना होगा। तय कीमत में 5% जीएसटी और 150 रुपए सर्विस चार्ज भी शामिल है। तो महामारी को लेकर जो रामबाण या फिर संजीवनी का काम करने वाली कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत तय की गई है। सरकार ने निजी अस्पताल में वैक्सीन की कीमत तय की। सबसे कम कीमत में अब कोविशील्ड लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी। कोवैक्सीन के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि कोविशील्ड के लिए आपको सिर्फ 480 रुपए, 780 रुपए और कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपए देना होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि तय कीमत में 5% जीएसटी और 150 रुपए सर्विस चार्ज भी शामिल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़ गए हैं। आसिफ, वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से कीमत को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे और लोगों का कहना था कि आप एक वैक्सीन की जो कीमत है वो तय करिए, ताकि अलग अलग वैक्सीन का कीमत ना हो, जिससे लोग परेशान ना हो और कालाबाजारी भी ना हो। तो अब कोविशील्ड के लिए 780 और कोवैक्सीन के लिए 1410। और ज्यादा जानकारी बताएं आसिफ। जी बिल्कुल, सभी बता दूं कि जिस तरह से जो है कोविड इंजेक्शन को लेकर बात चल रही थी कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ रेट है और राज्य सरकार को की तरफ से कुछ रेट किया गया। इसको लेकर एक रेट फिक्स कर दिया गया है, जिससे जो है किसी में संशय की स्थिति न बनी रहे। वही दूसरी तरफ आम जनता को तक जो है ये वैक्सीन आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए भी सरकार पूरा कदम उठा रही है और इसके लिए भी रूपरेखा तय कर ली गई है। हालांकि जिस तरह से रेट फिक्स किया गया है, इसको लेकर जो है अब जो संशय बरकरार था वह जो है नहीं रहेगा। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति भी नहीं रहेगी और इसके लिए जो है कोविड इंजेक्शन लगाने के लिए भी जो है पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। जी सर, बिल्कुल आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अब कोवैक्सीन के लिए आपको 1410 रुपए और कोविशील्ड के लिए 780 रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि ये जो तय कीमत है उसमें 5% जीएसटी और 150 रुपए सर्विस चार्ज भी शामिल है। तो अगली बड़ी खबर हाथरस से। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 2 अवैध देशी तमंचा भी बरामद किया गया है। तस्करों के अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। एसपी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 पुलिस टीमों का भी गठन किया। तो हाथरस के अंदर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 2 अवैध देसी तमंचा भी बरामद किया गया है। तस्करों के अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहे हैं। एसपी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 पुलिस टीमों का भी गठन किया था।
कि आज दिनांक 9 जून की भोर में थाना चंदपा पुलिस, हाथरस गेट पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में शातिर गौ तस्कर 2 गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। इन 2 घायल गौ तस्करों के अतिरिक्त इनके 2 अन्य साथी भी पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार किए गए हैं, जो गोकशी की फिराक में थे। इन चारों अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है तथा गोकशी के जो उपकरण होते हैं, गड़ासा, चाकू, रस्सा इत्यादि, इनके कब्जे से बरामद हुआ है। तो फर्रुखाबाद में दबंगों ने घर में घुसकर किया हमला। धारदार हथियार से युवती उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट की गई। थाना पुलिस की नाकामी के चलते दबंग गुंजों के यहाँ हौसले बुलंद नजर आए हैं। दबंगों ने युवती और उसके परिजनों को मारपीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। दबंग गुंजों की पुलिस से सांठगांठ की, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। युवती दबंगों की शिकायत करने थाने पहुंची। थाना पुलिस ने युवती और उसके परिजनों को थाने से भगाया। थाना जहानगंज क्षेत्र के एक गांव लौवा नगला मानपच्ची का ये पूरा मामला है। दबंगों की दबंगई यहां देखने को मिली है। दबंगों ने घर में घुसकर परिजनों पर जमकर हमला किया है। धारदार हथियार से युवती उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट की गई। थाना पुलिस की नाकामी के चलते यहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दबंगों ने युवती और उसके परिजनों को मारपीट कर घायल किया। दबंग गुंजों की पुलिस से सांठगांठ है, ऐसा भी खबर सामने आया है। युवती दबंगों की शिकायत करने थाने पहुंची थी। थाना पुलिस ने युवती और उसके परिजनों को थाने से भगाया। तो अमेठी में रास्ते के विवाद को लेकर दबंग पड़ोसियों ने महिला को पीटा। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल। मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के मठा भुसुंजा का ये पूरा मामला है। आप मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। ये पूरी वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर जमकर मारपीट की गई है। हालांकि बीच बचाव में महिला ने भी इनके साथ मारपीट की है। तो अमेठी में शुक्ल बाजार में आबकारी विभाग और पुलिस की दबिश के दौरान 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। 2 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया। 800 किलोग्राम लहन भी नष्ट किया गया। तो अमेठी से बड़ी कार्रवाई। शुक्ल बाजार में आबकारी विभाग और पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। दबिश के दौरान यहां 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। 2 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया है। 800 किलोग्राम लहन पुलिस ने इस दरमियान नष्ट किया। 800 किलोग्राम लहन को नष्ट किया गया। अलीगढ़ शराब कांड से सीख लेते हुए लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक और कार्रवाई अमेठी के शुक्ल बाजार में देखने को मिली, जहां आबकारी विभाग ने दबिश के दौरान 25 लीटर अवैध शराब को बरामद किया है। तो आगरा में पारस अस्पताल पर हो रही सख्त कार्रवाई। पारस अस्पताल को किया गया था है सील। स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के लिए जारी किए गए हैं निर्देश। पारस अस्पताल पर कार्रवाई के तहत लाइसेंस को किया गया निरस्त। तो आगरा के पारस अस्पताल में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई देखिए। इस अस्पताल को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पारस अस्पताल पर कार्रवाई के तहत लाइसेंस को अब निरस्त किया गया। तो आगरा के पारस अस्पताल पर कार्रवाई के तहत लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। पारस अस्पताल पर सख्त कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में इस अस्पताल को सील किया गया। स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। पारस अस्पताल पर कार्रवाई के तहत लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव किसी महाभारत से कम नहीं, जहां हर रोज प्रधानी की रंजिश के मामले सामने आते हैं। कोई जीतने के बाद अपने आप को बलशाली समझता है तो कोई हारने के बाद अपनी ताकत का एहसास कराता है।
आज भी एक ऐसा ही प्रधानी का मामला सामने आया है जिनकी दबंगई की तस्वीर आप देखकर दंग रह जाएंगे। दरअसल पूरा मामला ये जिला अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव हृदय की नागरिया का है, जहां प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद प्रधानपुत्र के द्वारा अपने आप को सोशल मीडिया पर दबंग साबित करने की ठान ली। यही कारण है कि आरोपी प्रधान के बेटे ने लगातार सोशल मीडिया पर तमंचा लहराने की फोटो वायरल करते हुए विपक्षियों को देखने की चेतावनी दी थी। अब प्रधान के बेटे पर गांव के ही लोगों के द्वारा गोली मारने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। पीड़ित पक्ष को जब थाने से न्याय नहीं मिला तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पीड़ित परिवार के द्वारा कप्तान दरबार में मदद की गुहार लगाई गई। आपका किस तरह घटना हुई थी? मेरा नाम जगवीर सिंह है साहब। किस तरह घटना हुई थी? घटना 9 बजे हुई थी। क्या हुआ? प्रधानी के वोट नहीं दिए हैं इन्होंने, अच्छा, उसको वोट दिए हैं जगवीर सिंह दूसरे प्रधान को। क्या हुआ था? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? उस बात को झगड़ा हुआ था शराब पी के, जो आपके सामने सब चीज़ मौजूद है। किस प्रकार से क्या रहा है? कोई पकड़ तक नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ है। ऐसो साहब किसने मारी थी? प्रधान महेंद्र प्रधान के लड़के ने मारी, एक ओमवीर था, ये तीनों ने मिलकर मारी है। किस बात की वजह गोली मारी? कोई जो जाति दुश्मनी को? नहीं, जाति दुश्मनी कोई नहीं साहब, वोट के ऊपर मारी उसने। रोज आके धमकाता है कि मतलब साले मार दूंगा, वोट दे देना। उसके बाद में मतलब उसने गोली मार दी। कहाँ लगी थी? उसके जांग में लगी है साहब। कहाँ एडमिट है इसको? ये वो मेडिकल में है जी। उसका आसनी हो गई और फिर लड़ाई हुई। उसमें से एक व्यक्ति के जांग में गंभीर चोट है, परंतु अभी भी वो मेडिकल में उसका इलाज चल रहा है और इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो चोट गोली से लगी है या किसी अन्य हथियार से लगी है। तो इस आधार पर इसमें पुलिस ने सारे बयान वगैरह नोट कर लिए हैं और तहरीर के आधार पर मुकदमा। तो एक तरफ पूरे देश में कोरोना का हाहाकार है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद के जिला कारागार में क्षमता से 3 गुना लंबी बंदी होने के बावजूद भी अब एक भी कोरोना से संक्रमित मरीज जेल में मौजूद नहीं है। गाजियाबाद के जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने कहा है कि पिछले दिनों जब कोरोना का पीक था तब लगभग 30 से ज्यादा मरीज हमारी जेल में थे, लेकिन जेल के स्टाफ ने लगातार काम करते हुए उन लोगों को भी स्वस्थ किया और साथ ही जेल के कुछ ऐसे भी नियम बनाए गए हैं जिसके चलते ही अगर कोई नया कैदी जेल में आता है तो उसको पहले क्वारंटाइन किया जाता है। आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट भी उन कैदियों का कराया जाता है। और विगत महीने में काफ़ी संख्या निकल रही थी, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि जो नए बंदी आ रहे थे उन्हीं में से ही संक्रमित निकल रहे थे और हमारी मुख्य कारागार से संक्रमित नहीं निकल रहे थे। और आज की तिथि में कोई भी संक्रमित नहीं है हमारी कारागार में। सर, लगभग 3 गुना ज़्यादा बंदी यहाँ पर हैं, तो उनको किस तरह से आपने संभाला है? क्योंकि बीच में भी लगातार बंदी लगातार पॉजिटिव निकल रही। तो खबर गाजियाबाद से, जहां इंदिरापुरम क्षेत्र के ग्राम कनावली डूब क्षेत्र की तरफ हिंडन नदी के पास भैंस चराने आए 2 बच्चे में से एक बच्चा दीपांशु नदी में डूब गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक हिंडन नदी के पास भैंस चराने के लिए आए थे। दोनों युवकों ने एक भैंस को तैरना नहीं आता था। दोनों युवकों में से एक युवक को तैरना नहीं आता था, जिसके बाद नदी को पार करते समय ये दुर्घटना घटी है। तभी मौके पर इंदिरापुरम एसएचओ और उनकी समस्त टीम ने पहुंचकर गोताखोर द्वारा शव को बाहर निकाल लिया गया, जिसमें युवक की मौत हो गई है। एक युवक की मौत है। तो गाजियाबाद नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स की वृद्धि को लेकर लगातार गाजियाबाद के लोग और विपक्षी पार्टी नेता का विरोध कर रहे हैं। संजय नगर सेक्टर 23 इलाके में स्थानीय निवासियों ने और विपक्ष के नेताओं ने बैंस के सामने बीन बजाकर उसकी तुलना नगर आयुक्त और महापौर के समान की है।
इन लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से नगर निगम के पार्षद और स्थानीय निवासी हाउस टैक्स वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी किसी भी अधिकारी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोविड काल के दौरान लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद नगर निगम ने 15% तक हाउस टैक्स में वृद्धि की। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर नगर निगम की तरफ से ये फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो वो आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। 2 साल से जो कोविड पेंडेमिक चल रहा है, पूरे देश में जो मध्यम वर्गीय और गरीब लोग हैं तो उनको कोई आमदनी तो हुई नहीं है। ना सरकार ने किसी को बिजली का बिल माफ़ किया, ना सरकार ने स्कूलों की फीस माफ़ की, ना सरकार ने कोई सहूलियत दी। अब मोदी जी का 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ है हमें तो पता नहीं चल रहा। अब इसी उसमें नगर निगम गाजियाबाद की जो महापौर है, बीजेपी की महापौर हैं, बीजेपी के विदेश मंत्री हैं, बीजेपी के अतुल गर्ग स्टेट मिनिस्टर हैं और बीजेपी के 4 एमएलए हैं 5 में से और 100 में से 75 पार्षद हैं। उसके बावजूद आज इन्होंने 15% जनता पर हाउस टैक्स बढ़ाने का काम किया है, वो भी इस समय जब लोगों की आमदनी शून्य है। कहां से लाएंगे वो पैसा। अगली खबर भी गाजियाबाद से ही, जहां गांव खंजनपुर में बुधवार रात को किसान की ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश को लेकर किसान की हत्या की गई। आरोपी गोली मारने के बाद वहां से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपनी गाड़ी पर लगता मारे थे बाहर, तो हमें गोलियों की आवाज़ सुनाई दी तो हम यहाँ भटका आए तो यहाँ पर बरामद में डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कौन है जिसकी गोली लगी है? जी पड़ोस में ही हमारे ताऊ जी लगते हैं। क्या नाम? जी टीटू बोलते हैं ना, वैसे नाम उमेश है। कितनी गोलियां की आवाज़ सुनी आपने? 6-7 गोली की आवाज़ सुनी। पुलिस मौके पर पहुंची थी? हाँ जी। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर इंक्वायरी की और फिर वो अभी हैं कुछ चले गए। ग्राम खंजरपुर, थाना मोदी नगर के उमेर नामक व्यक्ति गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो नोएडा के सेक्टर 20 थाना पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिसने एक बुजुर्ग दंपति की फैक्ट्री में बंदी बनाकर उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज करने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस ने बुजुर्ग दंपति की शिकायत के बाद आरोपी दलवीर नाम के इस युवक को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये युवक एक बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट करने, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोपी है। घटना 3 महीने पहले की बताई गई है, जब एक बुजुर्ग दंपति की फैक्ट्री पर युवक ने जबरन कब्जा कर लिया था। बुजुर्ग दंपति ने विरोध किया तो उसे बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई। बुजुर्ग दंपति के थाना सेक्टर 20 में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस बुजुर्ग दंपति के शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर युवक की तलाश में जुट गई थी और इसी क्रम में 3 महीने बाद इस युवक की गिरफ्तारी हुई है। खबर कासगंज से, जहां पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर के निर्देश पर सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र के नेतृत्व में अवैध शस्त्र कारोबारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शस्त्र बनाते एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान 2 अन्य अभियुक्त भागने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि अभियुक्त के कब्जे से 5 तमंचा, 315 बोर और 10 अधबने तमंचे के साथ शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि वो इन अवैध शस्त्रों को आसपास के जिलों में बेचा करता था। अवैध हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। इस सूचना को प्रभारी निरीक्षक और क्षेत्राधिकारी एवं हमारे एसएसआई सभी लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया और आज जो है मजीदपुर के जंगल में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री को इनके द्वारा पकड़ी गई, जिसमें 5 तमंचे बने हुए, 10 अधबने तमंचे एवं अन्य सामान जो अवैध तमंचों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता था उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है।
तो मेरठ के थाना सदर बाजार पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो ऑन डिमांड गाड़ी चोरी की सप्लाई किया करता था। कई राज्यों में इस गैंग के चोर और ब्रोकर फैले हुए थे, जो लोग ग्राहक की पसंद के अनुसार गाड़ी चोरी किया करते थे, फिर उसके नकली कागजात तैयार करते और फिर मार्केट में मोटे मुनाफे के साथ बेच दिया करते। पिछले करीब 2 सालों से इस गैंग ने 100 से भी ज्यादा गाड़ियों को ठिकाना लगाया। दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर पर गाड़ी चोरी की वारदात को इसी गैंग के द्वारा अंजाम दिया गया है। इनका एक सरगना रामपाल जयपुर से इस पूरी गैंग को ऑपरेट किया करता था। हाल ही में मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में भी इस गैंग के द्वारा बेची गई एक गाड़ी पुलिस ने बरामद की थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन 3 राज्यों से गाड़ी चोरी करके कुछ गाड़ियां इन्होंने चेन्नई में भी बेची है। पुलिस अजरुद्दीन की गिरफ्तारी में एक बड़ी कामयाबी मान रही है। आपको बता दें कि अजरुद्दीन के खिलाफ आधा दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इस गैंग के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है। ये जो गैंग का पर्दाफाश सदर बाजार पुलिस ने किया है, काफ़ी गुड वर्क इसमें किया है इन्होंने। इसमें एक अभियुक्त है जिसका नाम है अजरुद्दीन उर्फ अज्जू, और ये पहले भी इसी तरह के प्रकरणों में जो है जेल गया था और वांछित भी चल रहा था, गैंगस्टर में वांछित था थाना ब्रह्मपुरी से। इससे जो पूछताछ करी गई तो इसकी निशानदेही पे 3 कारें बरामद हुई हैं, जो ये चोरी की कारें असेंबल करके और उसके अंदर कुछ पार्ट वगैरह लगा करके इसको अनसस्पेक्टिंग बायर्स को भी बेच देते हैं। प्लस साथ में इनका एक गैंग भी है जिसमें जो है ये ऑर्डर पर चीज़ों को चोरी करके और उसमें बाद में इनको जो इसके कागजात के साथ में वो बेच देते हैं। खबर प्रयागराज से, जहां यूपी की योगी सरकार कोरोना की सेकेंड वेव पर काबू पाने के बाद अब संभावित थर्ड वेव की तैयारियों में जुट गई है। इसके तहत ही पूरे प्रदेश में जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, थर्ड वेव के दौरान बच्चों में कोरोना का संक्रमण फैलने का एक्सपर्ट की आशंका के मद्देनजर आईसीयू के बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं। योगी सरकार कोरोना की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की हुई महामारी को देखते हुए पूरे प्रदेश में नए ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित कर रही है। नैनी की सरस्वती हाईटेक सिटी में आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास भी किया है। इस दौरान प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह समारोह में मौजूद दिखे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां पहचान अगर काकोरी कांड के अमर शहीदों के नाम से होती है तो एक पहचान प्रधानमंत्री के सलाहकार रह चुके स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद के रूप में भी की जाती है। इस पहचान के तहत ही राजनीति में कहीं भी कोई भी फेरबदल हुआ तो लेकिन कोठी हमेशा कांग्रेस की ही रही। शुरू से अब तक कांग्रेस के रंग में रंगे कांग्रेसियों को आज अपने नेता जितेंद्र प्रसाद के भाजपा में जाते ही गाड़ियों से झंडों को उतारना पड़ा, जो कई दशकों तक उनकी गाड़ियों पर लगे हुए थे। कांग्रेसियों ने कहा है कि उनका निष्ठा अपने नेता के साथ है और वो जहां जाएंगे वो उनके लोग वहीं मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में जितेंद्र प्रसाद के भाजपा में जाने के कयास बड़ी तेजी से उठाए गए थे, लेकिन उस वक्त जितेंद्र प्रसाद भाजपा में शामिल नहीं हुए। लेकिन राजनीतिक फेरबदल में जितेंद्र ने भाजपा में जाते ही शाहजहांपुर में कांग्रेसियों के बीच सुर बदल दिया। जितेंद्र ने भाजपा में शामिल होने पर विधायक मनिंदर सिंह ने कहा है कि जितेंद्र प्रसाद का भाजपा में स्वागत है, भाजपा निसंदेह इससे मजबूत होगी, ये कहा गया है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।